नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम फिर से बात करेंगे कि यह क्या चल रहा है। कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई, तो कहीं केसीआर तो कहीं केजरीवाल। आइए बात करते हैं विजय सरदाना जी से, जो कि एडवोकेट भी हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आज के कविता जी जो हैं, वो जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय वो ईडी को फेस कर रही हैं। और कल केसीआर ने चारों तरफ पब्लिसिटी कर दी कि कविता को कल ईडी अरेस्ट कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि इनको तो पता है ही कि कविता ने क्या किया है। और समस्या इन पर भी है क्योंकि ईडी की पावर्स जो है वो सीबीआई से भी अधिक हैं। जी संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए संजय जी, एक बात तो आज से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है सबको पता है कि आप दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो जब ये लोग खुद कहने लग जाते हैं कि कल मैं अरेस्ट होऊंगा, मेरे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, उनको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता है। उनको ये पता है कि उन्होंने क्या किया है। और जब उनको ये पता लगता है कि उनके कारनामों की खबर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को या सीबीआई को या जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन तक ये खबर पहुंच चुकी है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो भूमिका बनाना शुरू कर दिया जाता है ताकि लोग ये नहीं कहें कि साहब अचानक क्या हो गया। क्योंकि हर जो गुनहगार है वो पूरा प्रयास ये करता है, ये प्रूव करने का समाज की नजरों में कि साहब मैं गुनाहगार नहीं हूं। और ये इंसानी नेचर है, जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी है। और चाहे वो छोटा सा जेब कतरा हो, साइकिल चोर हो, या कोई क्रिमिनल हो, या व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई टैक्स चोर हो, जो भी हो, सबसे पहले तो वो ये पूरा प्रयास करते हैं ये कहने का कि साहब मेरी कोई गलती नहीं। फिर ये प्रयास होता है कि जब ये गलती आ जाती है कि साहब मेरे को जो कानून में समझ में आया मैंने किया, ताकि उसमें उनको ये शेल्टर मिल जाए कि देखिए मेरा इंटेंशन अच्छा था, मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। तो आपको भी पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है मेंसरिया का, क्रिमिनल माइंड। तो जब आप मेंसरिया की बात करते हैं तो मेंसरिया तो आपको पता है ना सर, क्योंकि क्राइम तो आप ही ने किया है। जो आदमी अपने आप को डिफेंड कर रहा है उसको पता है कि क्राइम किया है मैंने, लेकिन वो उसको किसी ना किसी टेक्निकलिटीज में, सोशल में, पॉलिटिकल एंगल में, फाइनेंशियल एंगल में ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि ये इंटेंशनल नहीं था, ताकि उसको समाज में कुछ सिंपैथी मिल जाए। तो ये पूरा प्रयास जो आप कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की खुद चर्चा कर रहे हैं, उनको भी पता है कि सच्चाई क्या है। आइए जी एक सर। बार फिर से दर्शकों के लिए इस पूरे केस की बात कर लें। और इसमें इस पूरे के पूरे जो साउथ वाला जो एंगल है, और जिसमें इनके जो फ्रंट हैं अरुण पिल्लई हैं, इंडो स्पिरिट है। और अब ये बात सामने आ रही है कि जो विजय नायर था उसने अपने आप जाके इस पूरे साउथ ग्रुप से संपर्क किया और इनको कहा कि हम तुम्हारे अनुसार ये पूरी नीति बदल देंगे और तुम जो है वो पैसे लगा दो पहले से एडवांस में। और उसने जो है उन्होंने 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जो कि अब वो ईडी के रेडार पर आ गया है। और इस हिसाब से ईडी जब इनको पकड़ रही है, एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया ये पूरे केस का जो है खाका एक बार पुनः दर्शकों को बता दें। सबसे पहले तो सर एक मैं टेक्निकल करेक्शन कर देता हूं। जो आज तक हम लोग चर्चा कर रहे थे 100 करोड़ की, ईडी ने कहा है वो 100 करोड़ नहीं है, वो 292 करोड़ है। ओके। तो ये ऑलरेडी ये आंकड़ा, जहां तक अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें वो आंकड़ा 100 से बढ़ के 292 तक आ गया है। और मैं अभी कह रहा हूं सर, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि और बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई होंगी जो अभी सामने नहीं आई हैं, चाहे उससे एसेट्स खरीदे गए हों
या उनसे प्रॉपर्टीज खरीदी गई हो, या वो माइग्रेट करके हवाला के माध्यम से कहीं और बाहर भी जा सकता है। तो ये अकाउंट काफी बड़ा होगा, ये सिर्फ 292 नहीं है, ये जहां तक मुझे ये खेल समझ में आ रहा है। जैसा आपने कहा कि ये शुरुआत हुई जिस समय हिंदुस्तान में कोविड चल रहा था, उस समय दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार दारू नीति पे, शराब नीति पे काम कर रही थी। और इसीलिए किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जैसा मेरे को लगता है कि हम लोग सैनिटाइजर में अल्कोहल की बात कर रहे थे कि इससे कीटाणु मर जाएंगे, तो शायद केजरीवाल साहब को लगा कि जब बाहर के कीटाणु मर सकते हैं तो अंदर के भी कीटाणु मर सकते हैं, तो कोविड ठीक हो जाएगा, तो दारू सस्ती कर देनी चाहिए ताकि लोग पिए और अंदर का वायरस मर जाए। और उसका एक, मैं जस्ट लाइटर साइड में कह रहा हूं, लेकिन कुल मिला के बात यह हुई सर कि एक प्रक्रिया शुरू की गई कि हमें शराब नीति बदलनी है। अब आधार यह है कि सर शराब नीति क्यों बदलनी पड़ी। एक बात हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो तरह के टैक्स है। एक है डायरेक्ट इनकम टैक्स जो केंद्र सरकार के हाथ में है, दूसरा है जीएसटी। जीएसटी जो है वो भी अब एक जीएसटी कमेटी के तहत होता है, कोई भी राज्य सरकार अपने हिसाब से टैक्स नहीं बदल सकती, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, वन नेशन वन टैक्स की जो हम बात करते हैं। दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे राज्य सरकारों के हाथ में है टैक्स बदलना, जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। एक है आपका पेट्रोलियम और दूसरा है आपका अल्कोहल। और ये स्टेट दोनों एक्साइज। बड़े क्षेत्र हैं जहां से राज्य सरकार, जो स्टेट एक्साइज के अंदर आता है, जहां से राज्यों को काफी रेवेन्यू मिलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अगर पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सब पीएसयू के पास है, तो वहां आप पॉलिसी बदलेंगे तो उसमें आपको केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए, और दूसरा जो भी आप काम करेंगे वो सीधा का सीधा पीएसयूज के पास जाएगा और वहां से मनी ट्रांसफर होगा, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। एक क्षेत्र बचता है जहां पे आप बड़ा खेल कर सकते हैं, वो है आपका अल्कोहल, जो हम अल्कोहलिक बेवरेजेस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो जब राज्य सरकार को, आम आदमी सरकार पार्टी को यह लगा कि भाई चुनाव के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा जब आम आदमी का गठन हुआ था तब केजरीवाल साहब ने कहा था हर देश का नागरिक 10-10 रुपए देगा और उससे आम आदमी पार्टी चलेगी, और इन्होंने चंदा कैंपेन भी चलाया। लेकिन जल्दी ही शायद इनको ये रियलाइज हो गया कि भैया ये कटोरा लेके घूमने से तो पार्टी चलने वाली नहीं है। और जहां तक बात है कि हम कॉर्पोरेट फंडिंग लें जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं, उसकी संभावना इनको कम लगी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का आंदोलन चल रहा था तब ये सारी इंडस्ट्री को और सारी राजनीतिक पार्टियों को ये सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि सब करप्ट है हमारे अलावा। तो अब ये वापस कॉर्पोरेट के पास कैसे जाएं जिनको आज तक आपने गाली दी, और जो आपका आधार ही गाली दे के आपने पार्टी और राजनीति खड़ी करी, तो आप अपने आधार को कैसे छोड़ेंगे। अब आप कॉर्पोरेट से फंडिंग ले नहीं सकते, तो मजबूरी ये हो गई कि रिटेल कलेक्शन या क्राउड फंडिंग से पार्टी चल नहीं रही, कॉर्पोरेट आपको दे नहीं पा रहे, आप जा नहीं पा रहे, और कोई साधन आपके पास रहा नहीं। लेकिन आपको ऑल इंडिया पार्टी बननी है, अगले 5 साल में आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, 700 से ज्यादा जिले हैं, सब जगह आपको चुनाव लड़ने हैं, तो एम्बिशन बहुत बड़ा था, लेकिन कॉम्पिटेंसी और रिसोर्स नहीं है। तो क्या किया जाए। तब इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम जिन पॉलिसीज में हमारे हाथ में है, चाहे वो टेंडर्स हो, चाहे वो टैक्स पॉलिसी हो जो स्टेट गवर्नमेंट बदल सकती है, इन दोनों में हम खेल करें ताकि हमें चंदा मिल जाए। और आप ये देखेंगे कि जितने केसेस निकल के आ रहे हैं, आज हम स्पेसिफिकली तो लिकर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे जितने टेंडर इशू हुए हैं आज तक, सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे स्कूलों का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, आप नेम इट। क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल था कि टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली सरकार के पास करीब सालाना 70,000 करोड़ रुपए का बजट होता है जिसको खर्चना है। जब आप 70,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे और अगर आपने उसमें से हर साल मान लीजिए 2-4% भी ले लिया,
तो सर 2-2.5-3 हजार करोड़ रुपए सालाना बन जाता है। तो जब आपको पैसा चाहिए और आप टेंडर दे सकते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा चाहे वो डीटीसी की बसें हो, आके काफी तेजी से बहुत सारे सेक्टर्स में सुधार के नाम पे टेंडर इश्यू किए गए और उन सब पे इन्वेस्टिगेशन है। जहां तक बात है लीकर पॉलिसी की, क्योंकि ये कहा गया कि साहब ये तो एकदम, बाकियों में तो टाइम लगेगा, सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, टेक्निकल कमेटीज हैं, सब कुछ है, एक लंबी प्रक्रिया है। फिर ओपन बिडिंग है, आप किसी को भी ला के दे नहीं सकते। आप ये तो कह नहीं सकते कि जो आदमी ई रिक्शा बना रहा है कल से वो डीटीसी की बस सप्लाई करेगा, वो तो आप कर नहीं सकते। तो वहां तो लिमिटेड पार्टीज हैं और वहां पे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन एक एरिया जहां पे पूरा ग्रे एरिया है वो है लीकर पॉलिसी। तो उसको टिंकर करके पहले इन्होंने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई, उनको ये कहा कि हमें लीकर पॉलिसी बदलनी है, आपको क्या लगता है कि राज्य का फायदा कैसे होगा? क्योंकि कोई भी आप अगर पॉलिसी बदलेंगे तो उसमें आप ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता बताओ। आप तो यही कहेंगे कि मुझे राज्य का भला करना है, राज्य के हित में क्या है आप पॉलिसी बनाओ। तो जो ऑफिसर्स की जो टीम बनी थी, उन्होंने जो पहली रिपोर्ट बनाई थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि L1 लाइसेंस सरकार को अपने पास रखने चाहिए और रिटेल के लाइसेंस सिर्फ बांटने चाहिए। राज्य सरकार के थ्रू अगर जाएगी तो जितनी सेल यहां होगी उसका सीधा रेवेन्यू राज्य सरकार को मिलेगा, राज्य का फायदा होगा। इन्होंने उस पॉलिसी को उठा के डस्टबिन में डाल दिया कि यार ये थोड़ी चाहिए था हमें। ये तो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं उस रिपोर्ट में लिखा आ जाए कि साहब आप इसको लिबरलाइज कर दो, लेकिन वहां तो उन्होंने कहा सब कुछ सेंट्रलाइज कर दो, तो उल्टा था। तो उन्होंने उस रिपोर्ट को तो दरकिनार कर दिया। फिर इन्होंने एक नई रिपोर्ट बनवाई एक्साइज कमिश्नर को कह के कि आप एक इस तरह की रिपोर्ट बनाइए, हम चाहते हैं लिबरलाइजेशन हो। सरकार क्यों जाए दारू के धंधे में? सरकार का काम नहीं है दारू बेचना, हमें तो सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, वी डोंट वांट टू रन द बिजनेस। तो उस आधार पे, उस इंस्ट्रक्शंस पे कमिश्नर एक्साइज से रिपोर्ट बनवाई गई। उस रिपोर्ट को इन्होंने कैबिनेट में पेश किया कि देखिए साहब ये एक रिपोर्ट आई है, हमें इसके आधार पे कानून बनाना चाहिए। उस कैबिनेट में जब वो चर्चा हुई तो उसका जो पॉलिसी बनी उसकी एक कॉपी एलजी के पास गई और एक कैबिनेट में चर्चा हुई। एलजी ने उस पे 6-7 ऑब्जेक्शंस दिए, ऑब्जर्वेशंस दी कि इसमें इस तरह से होना चाहिए। इन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को कितना लिया या नहीं लिया ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन इन्होंने एक रिवाइज डॉक्यूमेंट बनाया और उसको पेश किया। फिर ये दिखाने के लिए कि देखिए इस पे बहुत गहन चिंता की बात है और इस पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन्होंने बनाया सिसोदिया साहब के अंडर, क्योंकि वो एक्साइज मिनिस्टर थे। अब जहां पे कंसल्टेशन होना था, इन्होंने उस पॉलिसी को नेट पे डाला। नेट पे करीब 14,000 से ज्यादा जनता के फीडबैक आए, वो साइट मैंने देखी थी जी। इन्होंने 28-30 दिन के अंदर वो 14,000 सारे फीडबैक पढ़ लिए, जो एब्जॉर्व करना था किया। फैक्ट ये था कि जो इनिशियल डॉक्यूमेंट था और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था उसमें कोई चेंज नहीं था। इसका मतलब 14,000 जो सजेशन जनता ने दिए थे वो कोई काम के नहीं थे, वो कूड़े में डाल दिए। उनमें से वो सब इग्नोर, दैट वो जिसे कहते हैं ना कि स्मोक स्क्रीन थी हुई कि भाई हम तो आम आदमी पार्टी है, जनता से पूछ के काम करते हैं। तो ये एक स्मोक स्क्रीन इन्होंने क्रिएट किया। लेकिन कंसल्टेशन किया इन्होंने, किनसे किया? जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि मंत्रियों को नहीं पता कि ट्रेड को क्या चाहिए। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी सर्कुलेट की गई उन लोगों के बीच में जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही थी कि आप हमें कंट्रीब्यूट करिए, हम आपको दिल्ली का लीकर मार्केट देंगे। तो उन लोगों के इनपुट लेके सुझाव दिए गए, क्योंकि पर्पस था कि हमें कमीशन चाहिए। तो सर व्यापारी अपनी जेब से तो देगा नहीं। मान लीजिए 2% कमीशन है, 2% का मतलब है कि अगर मैं 1,000 करोड़ की लीकर बेचता हूं तो मेरे को तो सिर्फ 20 करोड़ मिलेंगे। और 20 करोड़ का मतलब यह है कि मेरे को अगर आधा आपको देना है तो 10 करोड़ आपको मिलेगा, 10 करोड़ मुझे मिलेगा। अब 10 करोड़ से तो चुनाव नहीं लड़ा जाता, और मैं पहले ही 2% मिल रहा है तो मैं आपसे कितना शेयर करूंगा। तो फिर फीडबैक इनको जो मिला वो ये कहा कि 2 से बढ़ा के 12 कर दो।
6% आपका 6 मेरा, तो व्यापारी भी खुश कि चलो मुझे 2 मिल रहा था, मुझे 6 मिल गया। तो जैसे ही आपने 1000 करोड़ की सेल करी, अब आपका रेवेन्यू हो गया 120 करोड़। 120 करोड़ में 60 करोड़ व्यापारी रखेगा, 60 करोड़ आप पॉलिटिकल चंदा दोगे। ये दोनों के लिए कंफर्टेबल था और उस बेस पे पॉलिसी बनी। तो सवाल आज जब ईडी और सीबीआई जो ये पूछ रही है, वो दो चीजें पूछ रही है। पहला ये कि ये पॉलिसी ड्राफ्ट करने का आदेश किसने दिया था, क्योंकि दिल्ली सरकार में जो कानून है जिसके तहत दिल्ली बनी है एज ए स्टेट, उसमें ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार जो है वो काम करेगी एज पर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के हिसाब से। और उसमें यह कहा गया है, शेड्यूल 4 में जो आइटम है जो एक्साइज और टैक्सेशन पॉलिसी रिलेटेड है, उसमें तभी बदलाव हो सकता है जब सीएम का कंसेंट हो। अब ये कोई नहीं बता रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये पॉलिसी बदलने का आदेश किसने दिया था, सीएम ने दिया था या मनीष सिसोदिया ने दिया था। मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया साहब ने दिया था या अधिकारियों ने भी दिया था सुझाव, तो बगैर सीएम की कंसर्ट से पॉलिसी बनी कैसे? तो ये एक बेसिक मुद्दा है जो कानूनी रूप से गलत है अगर सीएम का पिक्चर में रूल नहीं है तो। और अगर सीएम पिक्चर में है तो फिर ये क्यों नहीं बोलते कि साहब हमने जो भी किया वो एज पर रूल किया, सीएम साहब भी इन्वॉल्व थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, और इस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ। और ये रहे सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग और ये रहे कंसल्टेशन पेपर, ये कुछ भी नहीं है। तो सवाल अब ये आ गया है कि ये जो पॉलिसी बनी इसका आधार क्या था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने आदेश दिया, 2 से 12% करने का आदेश किसने दिया, और जो ये पॉलिसी बनी इस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास पॉलिसी लागू होने से पहले कैसे पहुंच गया। ये है पूरी व्याख्या जिसको लेके एक तरफ ऑफिशियल करप्शन जो हुआ है प्रोसेस के माध्यम से उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, और क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है, कमीशन की बात है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने इस बात को कबूला है कि पैसे का लेन देन हुआ है। तो जैसे ही पैसे का गैर कानूनी लेन देन होता है ईडी की एंट्री वाजिब है, क्योंकि कानून वही कहता है, वो सीबीआई ईडी के हवाले कर देती है वो हिस्सा। तो इस समय 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं इस केस में, एक है प्रोसीजरल लैप्सेस को लेके और दूसरा है मनी ट्रेल को लेके। तो ये स्थिति आज है जी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डिफेंस दे रही है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि पॉलिसी तो हमने वापस ले ली, पॉलिसी तो हमने लागू नहीं की। लेकिन हमने ये भी देखा कि पॉलिसी लागू तो नहीं की, लेकिन जो काम हो रहा था कोविड के समय पर वो लगभग उसी प्रकार से हो रहा था जैसे जैसे पॉलिसी में लिखा गया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पॉलिसी लागू तो नहीं की, कि पॉलिसी जब ऑब्जेक्शन हुआ और उसके ऊपर हल्ला गुल्ला हुआ तो इन्होंने ऑफिशियली वापस तो ले ली, लेकिन जिनसे पैसे लिए थे वो भी नहीं लौटा ले। देखिए कुछ बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके बारे में प्रसिद्ध है, विशेषकर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनको कहते हैं कि साहब कि वो महाराष्ट्र उन्हीं के हिसाब से चलता है। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि यदि उन्होंने पैसा आपसे किसी काम के लिए लिया है और वो काम नहीं होता है तो पैसा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस कारण से आप देखते हैं कि उनको कहा जाता है कि आज भी वो रिचेस्ट पॉलिटिशियन हैं देश के। तो जो बिजनेस वाले जो लोग थे या बड़े व्यापारी या जितने भी जैसे भी होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, उनको उन्हें पैसा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई इनका नियम है कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे केजरीवाल जी की समस्या अधिक ये रही है कि काम भी नहीं हुआ और पैसा भी वापस नहीं हुआ। सर यही फर्क आता है एक जिसे कहते हैं ना कि हाईली एम्बिशियस लो ऑन कॉम्पिटेंसी, तब ये प्रॉब्लम आती है। आपने वो खेल खेलना शुरू किया, आपको लगा कि आपसे स्मार्ट कोई नहीं है, आपको ये लगा कि शायद मैं पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा पॉलिटिशियन बनूंगा कि जो सिर्फ ये बोलता रहेगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और मैं बाकी सारे काम उल्टे करूंगा और मेरे पे कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि हमारा तो
पहले दिन से सर्टिफिकेट देने का ही काम है, कौन करप्ट है कौन नहीं है, और ये सर्टिफिकेट हमारा देने का प्रोसीजर इतना अच्छा है कि जनता ने भी एंडोर्स कर दिया है, तभी हमें सत्ता दे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि सर, ये जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, लो इन कॉम्पिटेंसी होता है, हाईली एम्बिशियस होता है, तो ये अक्सर ब्लंडर्स कर जाता है। और ये कोई नया इशू नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको दिखेंगे। रही बात ये कि इन्होंने जो पैसा लिया और वापस नहीं दिया, तो सर वो कैसे लेते? वो तो चुनाव में खर्च दिया, या उससे जो भी एसेट्स खरीदने थे वो खरीद लिए गए। और दूसरी बात ये कि एक्सेप्ट कर नहीं सकते कि लिया या नहीं लिया, क्योंकि अगर आप कहेंगे हाँ जी लिया था, तो आज तक जो आप दुनिया को सर्टिफिकेट बांट रहे थे इस सालों, सब फेक सर्टिफिकेट थे। तो पूरा का पूरा जो आपका आधार है राजनीति का, वो हिल जाएगा। तो पहली बात तो वो आ गई। दूसरा, इन्होंने कहा जी हमने पॉलिसी वापस ले ली। कब? जब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया। तो जब आपको लगा कि अब इसमें और अगर लेन देन की बात हुई और हम फंसेंगे, तो आपने उसको एज ए कवर वापस लिया प्रीएम्प्टिव में, उसके 7 दिन बाद तुरंत। लेकिन उससे एक हफ्ते पहले तक तो आप ये कह रहे थे कि 1300 करोड़ का दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है, तो पॉलिसी वापस लेने की जरूरत ही नहीं थी। इस समय इनको एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए था कि देखिए इस तारीख को इतना इतना पैसा ट्रेजरी में जमा हुआ, ये इतना हमने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी को बोलते हैं आप स्टेटमेंट जारी करें कि इस पॉलिसी का राज्य को क्या फायदा हो रहा है, हम वापस नहीं लेंगे। लेट मैटर गो टू कोर्ट कि पॉलिसी सही है या नहीं है, आप उसके लिए लड़ते ना। अगर पॉलिसी सही थी और राज्य को फायदा हो रहा था, तो हर मुद्दे पे तो आप कोर्ट चले जाते हैं। तो उस पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए आप कोर्ट क्यों नहीं गए, अगर पॉलिसी अच्छी थी तो? हर छोटी चीज, यहां तक कि आपके स्कूल टीचर्स को आपको विदेश भेजना है, आप उसके लिए कोर्ट चले जाते हैं। आपको कोई अपॉइंटमेंट करना है, आप कोर्ट चले जाते हैं। आपको छोटी छोटी काम करने हैं, आप एमसीडी का चुनाव करना है, आप कोर्ट चले जाते हैं। आपने हर मुद्दे पे कोर्ट का दरवाजे खटखटाए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पॉलिसी, जो एकमात्र पॉलिसी आपके हाथ में थी और जिससे पूरे राज्य का भला होने वाला था, उस पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए आप कोर्ट नहीं गए। कहीं ना कहीं ये विचित्र स्थिति नहीं लगती सर? तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा स्थिति हमारे सामने है। और अब ये कहना कि साहब हमने वापस ले ली इसलिए मुद्दा नहीं है, तो सर क्राइम आपने कर लिया। मान लीजिए कि मैंने आपके घर से चोरी करी, आपने पुलिस में मेरे खिलाफ वापस एफआईआर लगा दी, और मैं आपके घर में जाके वापस आपकी घड़ी रख के आ जाता हूं, कहते जी अब तो मैंने वापस रख दी, अब क्या का केस, तो चोरी कहां हुई? क्या ये जस्टिफिकेशन है? कहने का मतलब ये है कि चोरी करने के बाद, एफआईआर होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद मैंने चुराई हुई चीज वापस आपके घर में रख दी और कह दिया जी केस खत्म। अगर इतना आसान होता तो फिर सर मुझे लगता है कि हमें अपने सीआरपीसी और सीपीसी कानूनों में बदलाव करना चाहिए, क्लॉज डाल देना चाहिए कि अगर क्रिमिनल अपने गुनाह कबूल कर लेता है और वापस चोरी का माल वापस दे देता है, तो केस शुड बी कंसिडर्ड एज नल एंड वाइड। क्या ये हो सकता है? आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। वैसे तथ्य ये है कि इन्होंने कहा था कि अभी हमारी जो इनकम है वो 6000 करोड़ रुपए, अब 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, और वास्तविकता में ये पता चला कि वो 6000 करोड़ से भी कम हो गई। और जो मार्जिन इनको देना था, ये फिगर कुछ और आए हैं कि पहले इनको 33 रुपए का मार्जिन हुआ करता था एक बॉटल पे, और बाद में उस मार्जिन को बढ़ा के 363 रुपए कर दिया, यानी पूरा का 330 रुपए एक बॉटल पे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया। क्यों दिया? ऐसा क्या जबरदस्त कार्य था जिसके लिए इतना मार्जिन आपने बढ़ा दिया? और निश्चित रूप से उसी में से हिस्सा एडवांस में लिया गया। तो ये जो एडवांस में देने वाले लोग हैं, ये कौन है? ये समीर महेंद्रू और अरुण पिल्लई, और आपके एक कौन है वो, राहुल कमलेश, ये आंध्र प्रभा ग्रुप, कविता का फ्रंट, एक वो मंगटू श्रीनिवासलू राव है ओंगोल का एमपी, उसका फ्रंट। ये लोग कहाँ से आते हैं? ईडी तो यहाँ पे आती है ना, और ईडी को रिमांड मिल गई,
सिसोदिया की। अब ईडी के जो रूल्स हैं उसमें तो उसको एफआईआर भी इनको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि जो ईडी की जो ईसीआईआर है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो एफआईआर के एट पार नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। तो वो तो अपने अलग उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, और मैं तो कहूँगा वास्तव में कि कुछ ओपेक भी हैं। तो उससे बाहर निकलना तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कविता जी का इंटरोगेशन चल रहा है, पता लगेगा अभी क्या होने वाला है। जी सर, ये क्योंकि हमने इस समय 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग करी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको एक नया डेवलपमेंट भी बता देता हूं जो ईडी से संबंधित है। देखिए, जो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भारत सरकार को लाना पड़ा और इसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पूरी दुनिया की G7 ने जो बनाई थी, पूरी दुनिया में ये मुहिम चल रही है कि पूरी दुनिया से जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो इंसिडेंसेस है खत्म होने चाहिए। जैसा अक्सर कहा जाता है कि बैड मनी विल ऑलवेज लीड टू आइदर बैड पीपल और बैड एक्टिविटीज इन सोसाइटी। वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेंगे, टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे, क्राइम का पैसा दाएं बाएं जाएगा और क्रिमिनल को एनकरेजमेंट मिलता है। तो पूरी दुनिया में एफएटीएफ के माध्यम से हर कंट्री को मनी लॉन्ड्रिंग का कानून लाना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ेगा। और वो कानून कैसा होगा उसकी गाइडलाइन भारत सरकार नहीं, एफएटीएफ की गाइडलाइन के हिसाब से भारत सरकार को बनाना होगा। इसीलिए 7 मार्च को भारत सरकार ने एक और कानून लागू कर उसी एफएटीएफ को और स्ट्रेंथन किया है। एफएटीएफ की गाइडलाइन पे इंडियन जो हमारा पीएमएलए एक्ट है, इसको जितने लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में है सरकार में, सबके ऊपर अब रिकॉर्ड कीपिंग बैंक्स को रखना मैंडेटरी हो गया है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स हो, पीएसयूज के अधिकारी हो, उनके रिश्तेदार हो और उनके एसोसिएट्स। मान लीजिए कि आप सीनियर अधिकारी हैं भारत सरकार में या राज्य सरकार में और मैं आपका पीएस हूं, मेरे पे भी सर्वेलेंस रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये 7 तारीख को नया कानून आ गया है भारत सरकार में भी, क्योंकि ये एफएटीएफ की तरफ से गाइडलाइन थी और उसमें यह था कि भारत में अभी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है वो कमजोर है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये सरकार ने अमेंडमेंट लाए हैं पीएमएलए एक्ट में। ये एक जस्ट जानकारी के लिए, और कल इस पे मैंने मेरे चैनल पे एक पूरा डिटेल में वीडियो डाला है, उसमें जो हमारे दर्शक देखना चाहें वो देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर तो आपको लोगों को याद दिला दें कि विजय सरदाना जी का स्वयं का एक चैनल आरंभ हो गया है, विजय सरदाना इनसाइट्स के नाम से। आप सभी लोग वहाँ जाकर भी ये कुछ ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिन पर गहराई में बात होती है, तो विजय सरदाना जी स्वयं अपने चैनल पे करते हैं। विजय सरदाना इनसाइट्स, आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जी विजय जी। शुक्रिया सर। तो इसमें अब स्थिति ये है सर कि जैसा आपने कहा कि ये साउथ की लॉबी कहां से आ गई। होता क्या है सर कि जैसा कि हमने कहा कि एक्साइज जो डिपार्टमेंट है ये लाइसेंस इशू करता है। तो जो लोग बार बार जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, या जहां पे सबसे ज्यादा लीकर का रिटेल सेल होता है, ये सबको पता है, हर ट्रेड के अपने डायनेमिक्स होते हैं। तो जो विजय नायर का आपने नाम लिया, ऐसे लोग जो पावर सेंटर के करीब होते हैं, इनके आसपास वो लोग जरूर मंडराते रहते हैं जिनको लाइसेंस चाहिए या जिनको परमिशन चाहिए या जिनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर्स चाहिए होते हैं। ये लोग ऐसे जिनको बोलते हैं मिडलमैन्स के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि काम कराने के लिए सीधा सीएम या मंत्री तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो ये कॉन्डुइट होता है, एक ये पूरा नेटवर्क काम करता है। इसलिए कभी भी अकेला आदमी करप्शन नहीं करता है इस मुद्दे में, ये पूरा एक नेटवर्क होता है। तो जब ये पता लगता है कि कौन से लोग हैं जो हमारे साथ ये खेल खेल सकते हैं और जिनको पैसा कमाना है और विलिंग टू शेयर ऑल्सो, उनको ढूंढा जाए। तो ये जो साउथ ग्रुप है, आपने देखा होगा, ये सारे के सारे आंध्रा ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र से आ गया, कोई बंगाल से आ गया, कोई यूपी से आ गया, ऐसा नहीं है ये ग्रुप। इसका मतलब अगर ये कहीं फोकस्ड एरिया से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज्ड टीम काम कर रही है जो एज ए ग्रुप आपके साथ काम कर सकते हैं। और ये पता लगाने का काम शायद विजय नायर का या किसी और का रहा होगा, वो तो एविडेंस सीबीआई और ईडी कोर्ट में रखेंगे और तथ्य सामने आएंगे। तो जब उनको बुलाया गया होगा कि साहब इस पे चर्चा करनी है, तभी वो ओबराइज में या जिस 5 स्टार होटल की बात हो रही है वहां पे मीटिंग्स होती थी, डिस्कशन होते थे, ड्राफ्ट पॉलिसी चेंज होती थी। अब समस्या ये है सर कि आपको कैसे, मैं 100 करोड़ आपको किसके भरोसे दे दूं, श्योरिटी कौन लेगा कि मेरा काम हो जाएगा? तब यहां पे एंट्री होती है आपके दोस्तों की। तो मेरा ये मानना है कि जो आज कविता जी का इंटेरोगेशन चल रहा है ईडी से, और केजरीवाल साहब के लिए उन्होंने अपने ग्रुप को भेजा कि जाओ दिल्ली सरकार की मदद करो, वो आपके हिसाब से पॉलिसी बना देंगे और उनको आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग चाहिए आप करिए, और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा सर? क्योंकि केजरीवाल साहब तो बेनिफिशियरी है, वो तो गारंटर बनेंगे नहीं। इसका मतलब क्या कविता जी ने गारंटी दी कि मैं गारंटी लेती हूं आपका काम हो जाएगा और आपको पैसा कहीं नहीं डूबेगा? रोल क्या था? उनकी गारंटी तो सीधे टॉप पे हुई होगी ना, के टू मैं के, वही कह रहा हूं। वो तो के टू के। मैं बिल्कुल सही है। तो मेरा ये कहना है सर कि ये देखिए, कुछ लोग तो या समाज तो इतना इंटेलिजेंट है कि जब चीफ मिनिस्टर की बेटी गारंटी ले रही हैं, या चीफ मिनिस्टर ने गारंटी ली है या किसी और ने गारंटी ली है, ये एविडेंस तो भी आएंगे। किसी ने तो गारंटी ली होगी, जिसको कहते हैं लेटर ऑफ कंफर्ट। एक कमर्शियल भाषा में ये कहा जाता है कि ठीक है आप ऑर्डर बाद में दे देना, लेकिन हम अपने होमवर्क की तैयारी करें, लेटर ऑफ कंफर्ट तो दो कि हम रॉ मटेरियल खरीदना शुरू करें, हम बाकी चीजें शुरू करें, कि ये नेगोशिएशन हम करते रहेंगे। सुनर और लेटर जो रेट का थोड़ा बहुत फर्क है, क्वालिटी के पैरामीटर्स का फर्क है, वो देख लेंगे, लेकिन ये पक्का है कि हम आपके साथ काम करेंगे। तो एक लेटर ऑफ कंफर्ट तो दे दो। वो लेटर ऑफ कंफर्ट कौन देगा? तो वो जो लेटर ऑफ कंफर्ट है वो आदमी देगा जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड पार्टी, जिसको देने वाले को जिस पे भरोसा हो। तो जो सारे आंध्रा के ग्रुप के लोग हैं सर, सबसे ज्यादा वो किस पे आंध्रा में आज भरोसा करेंगे? वहां के ब्यूरोक्रेट पे करेंगे, वहां के पुलिस वाले पे करेंगे, थानेदार पे करेंगे, चीफ मिनिस्टर पे करेंगे, मंत्री पे करेंगे, गवर्नर पे करेंगे। एक लॉजिकल आप खुद सोचिए सर कि लेटर ऑफ कंफर्ट कौन दे सकता है? और कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद दें, क्योंकि एक संगठन के रूप में काम होता है। तो अगर सबको पता है कि मान लीजिए संजय जी और विजय आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और संजय जी ने कह दिया कि ठीक है आप ये विजय को चिट्ठी भेज दो, मैं देख लूंगा कि विजय आपकी चिट्ठी पढ़ के जवाब दे देगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो तो तभी ले पाओगे ना जब आप मेरे को ऊपर कंफर्ट होगा। तो वो जो कंफर्ट जब होता है, इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली में सरकार थी और जो तेलंगाना की सरकार थी, जो इनके लीडरशिप थी, इसमें कहीं ना कहीं तो कंफर्ट होगा। जब तक वो कंफर्ट नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस नहीं आगे बढ़ता, वो साउथ ग्रुप आगे नहीं आता। वो अपना 100 करोड़ या 200 करोड़ या 300 करोड़ का रिस्क क्यों लेगा? तो ये बात हमारे सामने है। और आज जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ईडी का कविता जी से, मुझे लगता है इसके आसपास ही सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी एंट्री कैसे हुई, आपने ये लेटर ऑफ कंफर्ट या बातें कैसे करी, किससे करी, क्यों करी? क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी और जो मिडलमैन अरेस्ट हुए हैं, वो तो ये बताएंगे कि आपने किसके कहने पे कार्रवाई कर रहे थे और किसके बिहाफ पे आप काम कर रहे थे। तो उन्होंने निश्चित रूप से नाम दिया होगा, क्योंकि वो तो प्यादे हैं, वो बहुत सारे मैसेंजर्स होंगे। तो उन लोगों ने बताया होगा कि साहब हमें ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया, इस आधार पे हमने ये काम किए। तो एक तरफ जिसने सोर्स, जिसने इंस्ट्रक्शंस दिया या लेटर ऑफ कंफर्ट दिया, वो कौन थे और कौन कौन बेनिफिशियरी थे? अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे लगता है सीबीआई और ईडी उनको ही जो गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश कर रही है। एएनआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इंडो स्पिरिट यानी जो समीर महेंद्रू जो अरेस्ट हुए हैं, और जो इंडो स्पिरिट ग्रुप है जो जिसको लाइसेंस देने की बात थी, उसके जो 3 शेयर होल्डर्स हैं उसमें से 35% की शेयर होल्डिंग तो इंडो स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम से कंपनी है जो समीर महेंद्रू की है, उसके हैं।
उसके बाद 32.5 और 32.5 और हैं, जो 32.5% एक अरुण पिल्लई के हैं और 32.5% जो है वे कोई कमलेश या इस तरह से कोई नाम है उसके हैं। तो ये जो 32.5 और 32.5 है, जो अरुण पिल्लई जो है वो कविता की प्रॉक्सी बताया जाता है, और जो दूसरा है वो जो ओंगोल के एमपी हैं, ये मैं एएनआई की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं है। और जो ओंगोल के एमपी हैं मगंटू श्रीनिवासलू रेड्डी, ये श्रीनिवासलू राव, उनका है। तो ये सारे के सारे जो है आप देख रहे हैं, साथ में आंध्र प्रभा ग्रुप से भी ये लोग पूरी तरह से, जो वहाँ का एक बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप है, उससे भी, मीडिया ग्रुप है, उससे भी संबंधित। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे के सारे जो खांचे हैं, उन खांचों में पूरी तरह से सब कुछ बैठ रहा है और सारे जो खांचे हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। तो अब इसी के साथ अब हम यहीं पर इस चर्चा को विराम देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम सर।